चलो इधर देखो, आज अपने बात करेंगे वाइंडिंग के बारे में। तो कोई भी जो मशीन होती है ना, उसके अंदर अपने काम क्या करेंगे, अपने पास कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और उन कंडक्टर को किसी न किसी तरीके से व्यवस्थित करते हैं। उनको व्यवस्थित करने का जो सिस्टम है वही अपनी है वाइंडिंग। वाइंडिंग को हिंदी में तुम लोग एक तो बोल सकते हो कुंडलन, और एक तुम लोग बोलोगे वेस्टर्न, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास जो ये खांचे होंगे ना, इन खांचों में जो चालक जो तुम लोग रखोगे उनका जो व्यवस्थित क्रम है वही तुम्हारा क्या वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग की परिभाषा क्या बनेगी कि आर्मेचर खांचों में चालकों का व्यवस्थित क्रम या चालकों का व्यवस्थित क्रम वो क्या कहलाता है, तुम्हारा वाइंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो वाइंडिंग के अंदर डेफिनेशन क्या बनेगी, चालकों का व्यवस्थित क्रम, ठीक, आगे लिखेंगे। अब ध्यान रखना, जो वाइंडिंग जो होगी वो तुम्हारी होगी दो प्रकार की, या तो तुम लोग उसको डीसी मशीन में करोगे या करोगे एसी मशीन में, ये होगा। अगर मैं डीसी मशीन में करता हूं तो उस वाइंडिंग को जो तुम लोग क्या बोलोगे, एक तो तुम्हारी होगी ओपन वाइंडिंग और एक तुम्हारी होगी क्लोज वाइंडिंग, ठीक है। ओपन वाइंडिंग देखो कहाँ होती है, ओपन वाइंडिंग का मतलब है तुमने जो चालक तुमने वाइंडिंग अंदर कर दी खांचों में, अब उसके जो टर्मिनल होंगे तुम लोग बाहर खुले छोड़ोगे। जैसे सिंगल फेज मोटर होती है, 3 फेज होती है, उसको अपने हिसाब से अपने बाद में करते हैं। बंद वाइंडिंग का मतलब क्या होगा, जितने भी चालक है तुम लोग वहां बंद कर दोगे, उसके मुंह बंद कर दोगे। जैसे डीसी मशीन में होता है, डीसी मशीन में क्या होगा कि जितने भी जो चालक है तुम लोग जो कम्यूटेटर होगा उसका राइजर जो होता है वहां शॉर्ट कर देते हो, बंद कर देते हो उसको, और आर्मेचर का टर्मिनल बाहर कैसे निकालते हो, ब्रश की सहायता से। समझ में आई बात। इसका मतलब तुम्हारा जो ओपन वाइंडिंग होगा इसमें क्या होगा, इसमें अपने काम क्या करते हैं कि चालकों को क्या रखा जाता है, चालकों को रखेंगे खुला, और बंद वाइंडिंग के अंदर क्या करते हैं, चालकों को काम क्या करते हो, चालकों को क्या करेंगे, राइजर पर क्या करते हैं, शॉर्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो ओपन वाइंडिंग होगी वो करेंगे कहाँ पर, तो ओपन वाइंडिंग जो अपने करेंगे वो ध्यान रखना कहाँ करते हैं, ऐसी मशीनों में, ऐसी मशीनों में करेंगे। और तुम लोग जो क्लोज वाइंडिंग होगी वो कहाँ करेंगे, ये करेंगे अपने डीसी मशीनों में। दिल्ली मेट्रो में एक सवाल आया था कि डीसी मशीन में सामान्यतः किस प्रकार की वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सुनो देखो, एक तो था ओपन, एक था क्लोज, एक था लेप, एक था वेव। तुम लोग क्या करोगे, क्लोज करोगे, लेप करोगे, वेव करोगे, क्लोज करोगे, क्योंकि लेप और वेव इस क्लोज वाइंडिंग आगे प्रकार में आएंगे। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारा जो वाइंडिंग होगी वो दो प्रकार की होगी, एक ओपन वाइंडिंग होगी, एक कौन सी होगी, क्लोज वाइंडिंग होगी। अगर तुमने आर्मेचर चालकों को खुला छोड़ रखा है तो तुम्हारी ओपन वाइंडिंग, अगर तुमने बंद कर रखा है तो क्लोज वाइंडिंग। डीसी मशीन में बंद वाइंडिंग इस्तेमाल होगी, एसी मशीन में ओपन होगी। एसी मशीन के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जैसे तुम्हारी सिंगल फेज और 3 फेज के अंदर क्या होता है, 3 फेज के अंदर जो आर्मेचर के जो चालक होंगे उसको या तो तुम लोग स्टार में जोड़ोगे या, लेकिन सिंगल फेज के अंदर क्या होगा कि तुम्हारी वाइंडिंग डिपेंड करेगी मशीन कौन सी है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर नहीं, तो उसके हिसाब से उसके टर्मिनलों को एडजस्ट करेगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ डीसी मशीन के अंदर, तो डीसी मोटर और जो डीसी जनरेटर जो होता है इन दोनों के अंदर जो वाइंडिंग का प्रकार होगा वो क्लोज ही होगा, क्योंकि इन दोनों को एक साथ बोलोगे तो डीसी मशीन बोलोगे, ठीक है। समझ में आई। अब ध्यान रखना कि जो डीसी मशीन होगी ये तुम्हारे फिर दो प्रकार की वाइंडिंग आती है इसके अंदर। देखो कैसे आती है, एक चीज बता रहा हूं ध्यान रखना। ये वाइंडिंग के प्रकार तुम्हारा डिपेंड करेगा स्लॉट के आधार पर।
या जो आर्मेचर होगा उसकी शेप के आधार पर। ये होगा दो प्रकार का। देखो पहला जो इसका प्रकार होगा वो होगा ग्राम्य वाइंडिंग। अब ग्राम्य वाइंडिंग इसका नाम क्या है, क्योंकि जो डीसी मोटर का जो आविष्कारक है वो है जेनोबा ग्राम्य। उसने काम क्या किया, जो आर्मेचर उसने तैयार किया था, उसने आर्मेचर को कैसे तैयार किया था, उसने एक ऐसा रिंग ले ली और उस रिंग पर उसने काम क्या कर दिया, सारो सा गई अलग नहीं, चलो उसने अपने काम क्या किया, देखो जैसे उसने ये अपना आर्मेचर था उसका, और उसने यहां से अपने काम क्या किया, ठीक। अब इसके ऊपर उसने क्या कर दी, वाइंडिंग को लपेट दी। ये जो तुम्हारी है ये ग्राम्य वाइंडिंग। ग्राम्य वाइंडिंग के अंदर काम क्या था कि जो तुम्हारा आर्मेचर था उसकी जो शेप थी वो कैसी थी, रिंग की। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि डीसी मशीन जो है, यानी कि जो डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर का आविष्कारक कौन है, जेनोबा ग्राम्य, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर की शेप कैसी है, आर्मेचर की शेप का मतलब था उसका आकार, शेप कैसी होती है, रिंग की क्या होती है, समान। ये तुमने एक रोटर पढ़ा होगा सिलेंड्रिक सैलिएंट पोल, उसके जैसी होती है। इसके अंदर इसका व्यास ज्यादा था, इसका व्यास कम, व्यास ज्यादा था, और जो अक्षीय लंबाई जो होती है वो क्या थी, जैसे टायर की होती है ना, व्यास तो ज्यादा होता है लेकिन जो मोटाई जो होती है जिसको अक्षीय लंबाई बोलेंगे वो क्या होगी। दूसरा इसके अंदर जो प्रकार था वो था ड्रम वाइंडिंग। ड्रम देख लोगे, ड्रम देख लो चाहे तुम लोग बेलन को देख लो, एक ही बात है। इसके अंदर काम क्या हुआ था, इसके अंदर जो आर्मेचर की शेप थी वो ऐसी थी, ठीक है। जैसे अपने उसके अंदर होती है ना डीसी मोटरों में अब जो चलते हैं तुम्हारे, वो लगभग ऐसी टाइप की होती है, इसके अंदर ऐसी होती है। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि जो आर्मेचर की जो शेप थी वो कैसी थी, आर्मेचर की शेप कैसी थी, बेलनाकार। हालांकि पेपर के अंदर यहाँ से सवाल काम के नहीं बनेंगे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ग्राम्य वाइंडिंग या रिंग वाइंडिंग किसके प्रकार है, तो ये डीसी मशीन के ही प्रकार है। तो एक में क्या है कि तुम्हारा जो आर्मेचर जो है या रोटर जिसको तुम लोग बोल सकते हो, उसकी शेप कैसी है, वो बेलनाकार, और एक ही वर्ताकार। जेनोबा ग्राम्य जिसने सबसे पहले इस डीसी मोटर का निर्माण किया था, आविष्कार किया था, उसने जो इसका आर्मेचर जो रोटर वाला जो भाग लिया था, उसने ऐसा रोटर वाला जो भाग लिया था वो कैसा लिया था, वो कैसी शेप थी इसकी, वर्ताकार। मतलब उसकी अक्षीय लंबाई कम थी, इसलिए इस वाइंडिंग का जो नाम दिया गया कि इसका जो आर्मेचर की जैसी शेप होगी वो शेप थी तुम्हारी वर्ताकार, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, जेनोबा के नाम पर रख दिया ग्राम्य वाइंडिंग। जो तुम्हारा दूसरा था जो बेलन हो गया या ड्रम हो गया, उसकी शेप बेलनाकार होती है, लंबाई अक्षीय लंबाई ज्यादा होती है, और जो ये व्यास होता है ये कम होता है, तो इस वाइंडिंग का नाम रख दिया रिंग वाइंडिंग। समझ में आ गई। दो वाइंडिंग याद रखनी, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन एसी मशीन में करेंगे, डीसी मशीन में करेंगे क्लोज, ठीक है। ग्राम्य वाइंडिंग जेनोबा ग्राम्य, ध्यान रखना एसी मशीन का आविष्कारक है, डीसी मोटर का सॉरी, और निकोल टेस्ला जिसने एसी मोटर का आविष्कार किया था, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां तक बात दिमाग में सेट हुई। अब अपने बात करेंगे वाइंडिंग से संबंधित परिभाषाएं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो वाइंडिंग से देखो सबसे पहला जो इसके अंदर आएगा वो आएगा कॉइल, ठीक है। एक आएगा कंडक्टर और एक तुम्हारा आएगा वाइंडिंग। देखो वाइंडिंग की दो तीन परिभाषाएं बनती है, ठीक है ना। एक परिभाषा तुमको यहां से भी मिलेगी, तीनों को ध्यान से समझना। देखो
अगर तुम लोग काम क्या करते हो, कोई भी मशीन जो होती है जब तुम लोग टर्न लगाते हो तो ऐसे ही लगाते हो खांचों के अंदर। जैसे ये मान लेते अपने पास खांचे है, ठीक है, ऐसे कुछ मर्जी समझ लो। अब तुम लोग काम क्या करो, यहां से चालक डालोगे, यहां से ऐसे निकाल के लेके जाओगे। ये जो तुम्हारा पूरा जो ना ये एक टर्न है, इसको तुम लोग कोयल बोल दो या बोल दो टर्न, ठीक है। दूसरा तुम्हारा इसके अंदर जो चालक होंगे, इस चालक के अंदर तुम्हारे पास दो चीजें होंगी, एक तो चालक तुम्हारा ये और एक चालक तुम्हारा ये। अब ध्यान रखना इन चालकों के दो नाम है। देखो ये जो भाग खांचों में तुम्हारे को दिख रहा है, यही फ्लक्स को काटता है, इसको बोलेंगे एक्टिव साइड। और ये जो भाग खांचों से बाहर रहेगा, जो फ्लक्स को नहीं काटेगा, इसको बोलेंगे पैसिव साइड, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। और पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। अब दो तीन सवाल बनेंगे। देखो तुमको मैंने अल्टरनेटर जब पढ़ाया था तो तुमको मैंने एक बात बताई थी कि 4.44 फाई अफ टी लिखूं या जेड, और यहाँ मैंने लिखा था जेड, आगे क्या लिखा था केपी, और यहाँ भी मैंने लिखा था केपी। और तुमको मैंने एक बात बताई थी कि जेड का मतलब होता है तुम्हारे क्या, चालक, और टी का मतलब क्या होता है, टर्न बोल दो। और ये कई जगह टर्न ध्यान रखना ट्रांसफार्मर में एन से लिखा जाता है, क्या तुम लोग टर्न की जगह कोयल का भी यूज करोगे, सी भी लिख सकते हो इसको। अगर टर्न तुमने नहीं लिखा तो वहां कोयल लिख सकते हो। इसके ऊपर मैं एक सवाल बताऊंगा, आगे ध्यान से सुनना। अब देखो तुमको एक बात पता है कि चालक होंगे वो टर्नों का दोगुना होगा। तुमने यहां टर्न कितना लगा दिया, एक और एक कितने चालक हो गए, क्योंकि एक तुम लोग डोरी ले लो, उसको ऐसे कर यू आकृति में मोड़ दो, तो एक ये चालक एक ये चालक, दो चालक हो गए। लेकिन टर्न तो कितना दिया है, अगर मैं टी की वैल्यू एक रखूंगा तो जेड की वैल्यू दो आएगी। तो यही तुमको मैंने बताया था कि इस जेड की जगह दो टी लिखोगे, जैसे ही दो टी लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 400.44, और जेड गायब हो गया, क्या आ जाएगा, याद रह जाएगा। अब देखो अब ध्यान रखना कि जो कंडक्टर जो होंगे, जो भाग तुम्हारा आर्मेचर के खांचों में है जो फ्लक्स को काटेगा, उसको चालक बोलेंगे। मतलब वो पूरा चालक ही है ये। या ये समझ लो कि एक कोयल जो होगी उसमें दो चालक होंगे, या ये समझ लो कि कोयल जो होगी वो टर्नों का, चालकों का आधा होता है, चालक दो मिलकर एक टर्न बनाएंगे। ये बात तुमको मैंने एक बात और बताई थी कि जो कम्यूटेटर के खंड जो होते हैं उनकी संख्या आर्मेचर कुंडलियों की बराबर होती है। ये बात यहां से समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज देखो, एक जो टर्न जो तुम्हारा होगा उसमें एक्टिव साइड कितनी होगी, पैसिव साइड कितनी होगी। अगर तुम लोग पैसिव एक्टिव साइड की परिभाषा बनाते हो तो क्या बनेगी कि आर्मेचर चालक का वो भाग जो खांचों में रहता है, जो फ्लक्स को काटेगा, जो ईएमएफ निर्माण में भाग लेगा। जो पैसिव साइड होगी उसका उल्टा कर देंगे, जो खांचों से बाहर होगा, जो फ्लक्स को नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे को ध्यान में, जो ईएमएफ उत्पादन में भाग नहीं लेता, तो ये तुम्हारे को यहां से ध्यान में रखना है। तो अब यहां से देखो एक चीज, तो सबसे पहले एक चीज देखो, इस लाइन को यहां से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाएगा कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की क्या परिभाषा बनेगी कि यानी कि एक कॉइल में कितने कंडक्टर होंगे, एक कॉइल में क्या होंगे, दो क्या होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो कंडक्टर होगी इसकी दो साइड होगी, तो कंडक्टर की साइड ध्यान रखना कितनी होगी, दो। एक साइड का नाम होगा एक्टिव साइड और एक साइड का नाम होगा पैसिव साइड। एक्टिव साइड में क्या बात याद रखेंगे कि यह साइड किस में होती है, खांचों में होती है, पहली चीज। दूसरी बात ध्यान रखना क्या करेगी, फ्लक्स काटने का क्या करती है, कार्य। तीसरी बात ध्यान रखना किस में भाग लेगी, ईएमएफ उत्पादन में क्या लेती है, ईएमएफ उत्पादन में क्या लेती है,
अगर तुम्हारे को इस इतनी बात समझ में। अब एक ध्यान रखना, एक कोयल में एक्टिव साइड की संख्या कितनी होगी? एक कोयल में एक्टिव साइड की संख्या क्या होगी? एक्टिव साइड की संख्या कितनी होगी? 2 होती है। समझ में आ गई कि जो भाग तुम्हारा फ्लक्स काटेगा, जो ईएमएफ उत्पादन में भाग लेगा, जो खांचों में होगा, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? एक्टिव साइड कहलाती है। इसकी संख्या हमेशा कितनी होगी? और एक कंडक्टर के 2 भाग होंगे, ध्यान रखना। ये कंडक्टर है, ये भी तुम्हारा कंडक्टर है एक प्रकार से, और ये भी तुम्हारा कंडक्टर का ही भाग है। लेकिन ये इसकी साइड जरूर, एक कंडक्टर की 2 साइड होती है, एक तो जो खांचों में होगी, और एक जो खांचों से क्या होगी? बाहर होगी। अब इसकी पैसिव साइड के बारे में तुम लोग लिख लेना। पैसिव साइड के बारे में सारी बातें उल्टी लिखोगे कि खांचों से बाहर होती है, फ्लक्स नहीं काटती, ईएमएफ उत्पादन में भाग नहीं लेती, और इनकी संख्या 1 होती है। ठीक है, उल्टा करना है। अब देखो, अब अपने बात करेंगे कॉइल की। ठीक है, कॉइल बोल दो या क्या बोल दो? टर्न बोल दो। कॉइल या क्या बोलेंगे? टर्न। देखो, जब तुम लोग एक वायर जोगा, जब उसको तुम लोग घुमाव देते हो ना, वो तुम्हारा घुमाव ही क्या? टर्न है। वो घुमाव भी तुम्हारा क्या? कॉइल है। समझ में आ गई? तो कॉइल की कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, कि जो तुम लोग उसको घुमाव देते हो वही तुम्हारा क्या है? वो है। अब यहां से ध्यान रखना कि जो कॉइल होगी, कॉइल या टर्न को तुम लोग काम क्या करोगे? इसका डायग्राम बना देते हैं। ये तुम्हारी क्या? कॉइल है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये तुम्हारे क्या? कंडक्टर है। 2 चालक हो गए। अब यहां ध्यान रखना कि तुम्हारा जो कॉइल होगा और चालक होगा, इसमें रिलेशन बहुत काम का है। ये इस पेपर में सवाल पूछ सकते हैं कि जो तुम्हारी जो कॉइल होगी, चालक जो होंगे, वो कॉइल का हमेशा क्या होता है? 2 इंटू सी लिख सकते हो, और सी को लिखोगे तो जेड बटा क्या लिखोगे? या इसको तुम लोग क्या लिखोगे? जेड बराबर क्या लिखेंगे? 2 इंटू टी। टर्न दिखाओगे तो टी लिखोगे, और कॉइल दिखाओगे तो ये लिखोगे। तो यहां से तुम्हारा जो आ जाएगा टर्न, अगर दिखाना चाहो तो जेड बटा में। ये बात दिमाग में याद रखना, यहां से सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, जो भी अपने वाइंडिंग पढ़ेंगे ना, उसमें ये चीजें काम आएगी सारी सारी। इतनी बात समझ में आ गई? अब वाइंडिंग किसको बोलो? देखो, वाइंडिंग की तुमको मैंने एक परिभाषा तो पहले बता दी कि आर्मेचर चालकों का व्यवस्थित क्रम जो होता है, वो तुम्हारा क्या होता है? वाइंडिंग होता है। ये होता है ना। दूसरी परिभाषा देखो क्या बनेगी, कि ये तुम्हारे पास ऐसी कॉइल्स होगी, यही होगा, ऐसी क्या होगी? कॉइल्स होगी। अब इन कॉइलों को तुम लोग काम क्या करोगे? जैसे तुम्हारे पास एक तो ये कॉइल है, फिर तुम्हारे पास ये कॉइल है, फिर ऐसे ये कॉइल, ऐसे चलती रहेगी। फिर इनको लास्ट में कहीं ना कहीं तो कनेक्शन करोगे ना, वो सीरीज में करोगे, समांतर में करोगे, आगे बात है। तो इन कोयलों का जो संयोजन जो होगा, वो तुम्हारा वाइंडिंग है। कोयलों का, अनेक चालकों या अनेक कोयल्स का क्या होगा? संयोजन जो होगा, वो श्रेणी भी हो सकता है आगे, या समांतर भी हो सकता है। तो उसको अपने क्या बोलेंगे? वाइंडिंग। तो वाइंडिंग की जो परिभाषा बनेगी, वो क्या बनेगी? एक वाइंडिंग की और परिभाषा बनेगी कि अनेक कोयल्स का संयोजन क्या कहलाता है? वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास कोयल्स होगी। ठीक है, ऐसे चलती रहेगी। लास्ट में अपने काम क्या करेंगे? 2 टर्न निकाल देंगे। तो ये अपने एक कोयल है, ये अपने पास बी कोयल है, ये अपने पास सी कोयल है, ये अपने पास। ठीक है, अब आगे देखो। अब अपने पास आएगा 2 चीजें और, देखो ध्यान से। इतनी बात समझ में आ गई कि चालक क्या होगा? पैसिव साइड, एक्टिव साइड, कोयल, टर्न में रिलेशन सारा दिमाग में सेट हो गया। अब देखो, एक अपने पास आएगा कोयल स्पान, या एक होगा अपने पास कोयल
पहले कोयल स्पान या एक होगा अपने पास कोयल पिच। देखो तुमने ये चीज अल्टरनेटर में भी पढ़ी थी, याद आ रहा है तो देखो कोयल स्पान का मतलब क्या होगा या कोयल पिच क्या होगी या वाइंडिंग पिच क्या होगी कि एक कोयल जो होगा ना, ये अपने पास ऐसे खांचे बने, ये मान लेते हैं 1 नंबर खांचा है और ये मान लेते हैं 10 नंबर खांचा है। तो यहां कुंडली का जो विस्तार है, कुंडली कहां से कहां तक फैल रही है, 1 से 10 खांचा। तो इसकी कुंडली पिच कितनी आएगी, कुंडली पिच या इसका वाइंडिंग पिच भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। तो वाइंडिंग पिच कितनी आ जाएगी, तो 10 - 1 = 9। अब इस लाइन का मतलब समझो, देखो तुमने काम क्या किया, यहां से ऐसे स्टार्ट कर दिए, ऐसे करते करते तुम लोग यहाँ 9 नंबर तक आ गए। ये 1 नंबर से स्टार्ट किया, 9 नंबर, जितने भी तुम लोग चालक देख रहे हो 9 नंबर के अंदर, इनके अंदर ऐसी है। और यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर तुम लोग यहां से देखोगे तो इन चालकों के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, यहां से धारा ऊपर जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी, डायरेक्शन चेंज है। इसका मतलब जितने जितने धारा डायरेक्शन ऊपर है, वहां अगर एन पोल बनेगा तो आगे वालों में क्या पड़ेगा, ऐसा ही होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे तुमने हेलिक्स के नियम में पढ़ा होगा, एंड रूल में पढ़ा होगा, एन कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा। अब एक बात, यहां से एक बात तुम्हारे को पता चल गई क्या, कि एक कुंडली पहला जो खांचा है, वो एक कुंडली का जो पहला चालक है वो किस नंबर खांचे में, और लास्ट नंबर खांचे में कहां पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लास्ट खांचे को छोड़ दो, उससे पहले जितने भी खांचे हैं उनमें सारों में करंट की डायरेक्शन ऊंची है। इसका मतलब वो एक कोयल जो होगी तुम्हारी, उसकी फैलाव जो वो तो 1 से 10 खांचा तक है, लेकिन जो 9 खांचों तक उसके अंदर करंट की डायरेक्शन होगी उन कुंडलियों में सेम रहेगी। तो वहां तक एक पोल बनेगा, आगे जैसे ही तुम्हारी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी फिर दूसरा पोल स्टार्ट होगा। इसका मतलब तुम्हारी जो कोयल पिच होगी या कोयल स्पान होगी, कि तुम्हारी एक ही कोयल जो होगी, एक ही कोयल का जो पहला और जो अंतिम सिर है उसकी खांचों में दूरी क्या कहलाती है, तुम्हारी कोयल पिच कहलाती है। समझ में आई बात, क्या याद रखेंगे, देखो इसका ये सिरा यहां पर है, ये इसका पहली साइड है, और ये साइड कौन सी है, सेकंड। तो इसके अंदर देखो यहां से क्या इसकी परिभाषा बनेगी कि एक ही कोयल की प्रथम व अंतिम एक्टिव साइड की, क्योंकि एक्टिव साइड है ये, एक्टिव साइड की खांचों में दूरी क्या कहलाती है, वाइंडिंग पिच कहलाती है, कोयल पिच कहलाती है। और इसे ध्यान रखना, अपने किससे लिखेंगे, वाई एस से लिखते हैं, ठीक है, दिमाग में सेट है। अब एक बात ध्यान रखना, पिच का मतलब याद रखना कि दो चीजों के बीच की दूरी होगी। जैसे अपने आरी के अंदर जो होते हैं ना पिच, उसके अंदर वो दांतों की संख्या होती है। अगला देखो, अगला तुम्हारा है पोल पिच। इसका मतलब समझ गए, क्या समझे, कि दो पोलों के बीच की दूरी होगी, यही होगा। तो अगला अपना है, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, पोल पिच। देखो पिच को तुम लोग स्पान भी लिख सकते हो, ये भी ध्यान में रखना, स्पान का मतलब भी दूरी होता है। तो ध्यान रखना पोल पिच के अंदर क्या होगा कि दो क्रमागत का मतलब समझते हो क्या, क्रम से आने वाले, दो क्रमागत बोल सकते हो, दो विपरीत बोल सकते हो, क्योंकि पहला पोल अगर एन होगा तो दूसरा सी आएगा, ठीक है। दो क्रमागत पोलों के बीच की तो इसको ध्यान से समझना भी, पोल पिच कहलाती है। और इसे अपने किससे लिखेंगे, वाई पी से लिखते हैं, बस दिमाग में पिच चलनी चाहिए। पोल पिच है तो पोल के बीच की दूरी है। वैसे तो पोल पिच ध्यान रखना दो तरीके से ली जाती है, एक तो तुम्हारी लेंगे, देखो
एक तो लेंगे खांचों की संख्या और पोल, यानी कि एक पोल के नीचे खांचे कितने आ रहे हैं। दूसरा तुम लोग कैसे लेंगे, दूसरा लोगे तुम लोग चालकों के आधार पर, कि चालकों की संख्या बटा में क्या लेंगे, तीसरा जो तुम लोग लोगे वो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक दूरी लोगे, विद्युतीय दूरी बोल दो या क्या बोल दो, डिग्री। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, इन देखो ये तुम्हारे पास एक क्या आर्मेचर मान लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर तुम लोग क्या करोगे, पोल बनाओगे। कितने पोल बनाए, 2 4 6 8 बता दो। 4 बना दिया, ये बना दिया मैंने 4। अब एक चीज तुमने अल्टरनेटर में पढ़ी थी, डीसी जनरेटर में पढ़ी थी, विद्युतीय डिग्री, यांत्रिक डिग्री, वो सारी यहाँ पर आई। देखो अगर मान लेते इसमें 36 चालक, 36 खांचे हैं, तो यहां से यहां तक 9 खांचे, फिर यहां से यहां तक 9 खांचे, फिर यहां से यहां तक 9 खांचे, फिर यहां से यहां तक 9 खांचे, ऐसा ही होगा। तो पोल पिच खांचों के आधार पर आएगी 9, 36 खांचे 4 पोल। ये सवाल तुमने केपीकेडी में निकाला था, याद आया तो कल मैं वीडियो खाली देख लिया, बस समझ में आई बात। वो चीजें सारी रिपीट होगी, अब जो तुमने अल्टरनेटर, डीसी मोटर जनरेटर में पढ़ा, सारी चीजें रिपीट आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये चालकों के आधार पर पूछता कि यहां मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 36 खांचे हैं और एक खांचे में 2 चालक है, तो टोटल चालक कितने आ गए, और पोल तुम्हारे पास 4 है, तो कितने आ जाएंगे, एक पोल के नीचे 18 चालक, यानी कि यहां से यहां तक 9 खांचे और एक खांचे में कितने चालक हैं, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक खांचे में अगर 2 चालक है तो एक पोल के नीचे 18 चालक आएंगे, तो पोल पिच चालकों के आधार पर कितने आ जाएगी, 18। ये सवाल दिल्ली मेट्रो 2018 में भी आया था, फार्मूला पूछा था। अब देखो अगर इसको मैं दूरी के आधार पर पूछूं कि 2 पोलों के बीच की जो पिच होगी वो डिग्री के आधार पर कितनी होती है, तो सोच के देखो यहां से एक चीज देखो, जब तुम्हारा आर्मेचर यहां से यहां तक घूमेगा तो पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर यहां से यहां तक घूमेगा, फिर नेगेटिव साइकिल आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, और फिर आएगा। और तुमने एक चीज पढ़ी थी कि कुल इलेक्ट्रिकल दूरी जो होती है ना वो 180 इंटू पोल होता है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक 180, 360, 720, कितना हो गया, 540, 720, क्योंकि एक एन पोल जब बनेगा ना तो इसका मतलब अंदर वेव जो बनेगी वो 180 डिग्री की दूरी तय करेगी। जैसे वो दूसरे पोल पर आएगी फिर वो 180 डिग्री तय करने के बाद अगले पोल पर जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ N1 है, यहाँ S1 N2 और यहाँ क्या है, तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, 180 इंटू 4, 720, टोटल इलेक्ट्रिकल दूरी होगी। तो एक पोल के नीचे कितना आता है, तो एक पोल की जो पिच होगी अगर दूरी इलेक्ट्रिकल दूरी के आधार पर पूछे तो ध्यान रखना 180 डिग्री होती है। समझ में आ गई। तो अगर तुम्हारे पास 4 पोल है तो कुल दूरी कितनी आएगी इलेक्ट्रिकल दूरी, तो कितनी आएगी 180 इंटू 4 कर देना। और वेव के कितने चक्कर बनेंगे, तो ध्यान रखना पोल का आधा, ये भी तुमको मैंने उसमें बताया था अल्टरनेटर में, याद आ रहा था। 1 और 2 3 4 बन गए, टोटल आधे आधे चक्कर 4 बनेंगे, यहां तक पूरा एक साइकिल बनेगा, ध्यान तक पूरा क्या बनेगा। तो ये तुमको मैंने एक बात बताई थी कि एसी के जो चक्कर जो होंगे वो ध्यान रखना हमेशा काम क्या करोगे, किसका आधा कर देंगे, पोल का आधा कर देंगे। तो पोल पे समझ में आ गई, याद रह जाएगा। खांचों में एक ही चालक है तो उसके बराबर हो जाएगा, तो खांचों की संख्या चालकों के आधार पर वहाँ वो तो भी क्या कर, वो तो सवाल करा समझ में आ जाएगा, सवाल था वाइंडिंग वाला है, किताब में करके देखे समझ में आ जाएगा। तो खांचों की संख्या बटा पोल करेंगे, चालकों की संख्या बटा पोल करेंगे, और ये तुम्हारे को दिमाग में सेट होगी, इलेक्ट्रिकल दूरी के आधार पर निकालेंगे तो इतना, ठीक। अब आ जाओ आगे। अब मैं तुम्हारे को 3 वाइंडिंग बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, फुल पिच, शॉर्ट पिच, लॉन्ग पिच, क्योंकि यहां से फिर एक फार्मूला निकल कर आएगा पिच फैक्टर। अब ये पिच फैक्टर और जो तुमने केपीकेडी पढ़ा था वो अलग पिच फैक्टर है, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले या वो सेम ही मान लो और थोड़ी सी परिभाषा में थोड़ा सा चेंजिंग आता, बाकी कुछ नहीं है। देखो खांचों के अंदर जो दूरी होगी ना उस आधार पर वाइंडिंग होती है 3 प्रकार की, एक होगी फुल पिच, एक होगी शॉर्ट पिच और एक होगी
लॉन्ग पिच। ठीक है, और सवाल आ जाएगी डीसी मशीन में सामान्यतः कौन सी वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो फुल पिच। ठीक है, सवाल आ जाएगी अल्टरनेटर है उसमें शॉर्ट पिच वाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे, इसका फायदा क्या होगा। ठीक है, ये भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना पिच के आधार पर वाइंडिंग के प्रकार है। एक वाइंडिंग का नाम कौन सा होगा, देखो पहली वाइंडिंग का नाम है अपने पास, पहली वाइंडिंग का नाम है शॉर्ट पिच, हिंदी में इसको बोलेंगे लघु पिच। दूसरी वाइंडिंग का नाम है फुल पिच और तीसरी वाइंडिंग का नाम है लो पिच। अब इस चीज को तुम लोग समझ चुके हो, कहाँ पर समझे थे तुमने, ये बताए अल्टरनेटर के अंदर जहां तुमने केपी निकाला था। एक बार और देख लिया। देखो अगर मान लेते मेरे पास है खांचों की संख्या है 36, पोल मेरे पास कितने हैं, पोल कितने मान लेते हैं 4, और कुंडली का विस्तार मान लेता हूं मैं 1 से 10 खांचा। अब तुम्हारे को दो चीजें निकालनी है, एक तो तुम्हारे को पोल पिच निकालनी है और एक तुम्हारे को निकालनी कौन सी, वाइंडिंग पिच निकालनी है। अगर तुम लोग पोल पिच निकालोगे तो 36 बटा में क्या करोगे, कितने खांचे आ जाएंगे, और कुंडली का विस्तार निकालेंगे 10 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों बराबर है। इस वाइंडिंग का नाम है फुल पिच। ये दोनों अगर बराबर है तो इसका नाम क्या होगा, फुल पिच। समझ में आ गई। अगर तुम्हारे ये खांचा 1 से होता 10, 1 से होता 9 खांचे, इसका मतलब तुम्हारी कितनी आ गई पिच, तुमने कुंडली को 9 खांचों तक होनी चाहिए थी, तुमने एक खांचा शॉर्ट कर दिया उसको, तो ये वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी, कितने खांचों से शॉर्ट है, एक खांचे से हो जाएगा। अगर ये होती 1 से 11 खांचे विस्तार होता तो कितने आते, कुंडली होनी चाहिए थी 9 खांचों तक फैली हुई, तुमने उसको 10 खांचों तक फैला दी, तो वाइंडिंग का प्रकार कौन सा हो जाएगा। समझ में आएगी बात। यानी कि तुमने जितनी भी तुलना की है तुमने पोल पिच से की, अगर पोल पिच के बराबर तुम्हारी कुंडली पिच है तो इसका नाम होगा फुल पिच, कम है तो शॉर्ट और ज्यादा है तो लॉन्ग है। तो इसके अंदर देखो 3 बातें याद रखनी। पहली बात क्या याद रखेंगे कि इसके अंदर देखो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी जो पोल पिच होगी वो तो क्या होगी बड़ी, और इसमें तुम्हारे पास क्या आएगी, पोल पिच और वाइंडिंग पिच बराबर होगी, और इसमें तुम्हारे पास क्या आएगा, वाइंडिंग पिच बड़ी होगी और पोल पिच क्या होगी। दूसरी बात, इसमें कुंडली का विस्तार कैसा होगा, कुंडली का विस्तार होगा 180 डिग्री से कम होगी। कम कैसे होगी उसको देखो, तुम्हारे पास कितने खांचे हैं, अगर तुम्हारे को डिग्री के अंदर चाहिए कि एक खांचा कितने डिग्री की दे रहे है, तो तुम्हारे को पता है कि एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी है, इसका मतलब यहां तक जितने भी जो एन पोल बनेगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव साइकिल देगा। इसका मतलब जब एक खांचा पार करेगा तो वेव कितनी दूरी जानी चाहिए, 2 खांचा पार करेगा तो 3 खांचा कितने, अगर तो 9 खांचों तक ये पूरा साइकिल ऐसे बनेगा। तुम्हारे पास खांचे कितने हैं, एक खांचा कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, इसका मतलब जो एक खांचा पार होगा ना यहाँ से यहाँ तक आर्मेचर घूमेगा तो इतना साइकिल बनेगा, फिर 2 3 ऐसे करके ऐसे फिर पूरा एक चक्कर बनेगा। अब तुम लोग एक चीज देखो, क्या देख रहे हो कि अगर तुमने 180 डिग्री से कम कर दिया तो तुम्हारा एक खांचा कितनी डिग्री का दे रहे हैं, तुम्हारे पास शॉर्ट पिच के अंदर कितने पिच है, कितनी दूरी है, 8 को 120 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा कितनी डिग्री, मतलब कुंडली तुम्हारी खांचों में 160 फैली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 160 फैली होगी तो तुम्हारी जो वाइंडिंग पिच है वो पोल पिच से क्या आ गई, कम होगी। तो कुंडली का विस्तार 180 डिग्री से क्या होगा, तो यहाँ कुंडली का विस्तार 180 डिग्री से कम होगा। इसमें बराबर है तो इसमें विस्तार कितना आएगा, कितना आएगा 180, और उसमें क्या होगा, इसमें 180
80 से क्या होगा, एक चीज तुमको मैं और पढ़ाऊंगा, एक का नाम होगा पिच फैक्टर। पिच फैक्टर को लिखेंगे वाई से। ऊपर तो आएगी वाइंडिंग पिच और नीचे आएगी पोल पिच। इसको चलो अपने आगे लिख देते हैं। तो पहले देखो, एक तो तुम्हारी है कोयल पिच, एक है तुम्हारी पोल पिच। दो पोलों के बीच की दूरी, एक कोयल की दो साइडों के बीच की दूरी, ठीक है। पोल पिच तीन आधार पर लोगे, एक तो खांचों के आधार पर लेंगे, चालकों के आधार पर लेंगे, एक लेंगे अपने दूरी के आधार पर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल दूरी 180 डिग्री रहेगी। अगर खांचों के आधार पर ले रहे हो तो ऊपर खांचे, नीचे पोल। चालक के आधार पर ले तो ऊपर पोल, ऊपर चालक, नीचे पोल। पोल हमेशा नीचे ही रहेंगे। और तुम्हारे को ये आइडिया लगाना है कि एक पोल के नीचे खांचे कितने आ रहे हैं, चालक कितने आ रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना। फिर ध्यान रखना कि वाइंडिंग पिच के आधार पर होगी तीन प्रकार की, लॉन्ग पिच, शॉर्ट पिच, फुल पिच। और एक ध्यान रखना, डीसी मशीन में दो तीन बातें लिखाऊंगा मैं तुमको। डीसी मशीन में हमेशा ध्यान रखना कौन सी वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, हा? तो यहाँ ध्यान रखना, डीसी मशीन में सदैव अपने कौन सी पिच का यूज करते हैं, फुल पिच का क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई, लाइट आ गई और जगा दो सारा, अब सही है क्या? इतनी बात समझ में आ गई। तीन पिच के आधार पर बता दोगे, लॉन्ग पिच, शॉर्ट पिच, फुल पिच। 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। लॉन्ग है तो ज्यादा होगा, शॉर्ट है तो कम होगा, और फुल है तो पूरा पूरा होगा। समझ में आई? अब तुम्हारे को मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ उस फार्मूले को ध्यान से सुनना भाई। इस फार्मूले का नाम है पिच फैक्टर। क्या नाम है? पिच फैक्टर। देखो, पिच फैक्टर जो होगा ये दो चीजों का रश होगा। एक तो तुम्हारा आएगा वाइंडिंग पिच, ये सवाल आया था दिल्ली मेट्रो 2018 में। और एक तुम्हारा होगा पोल पिच। हो गया? ऊपर वाइंडिंग, नीचे पोल। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, तुमने एक चीज पढ़ा था केपी, या तुमने एक बात पढ़ी थी जैसे अल्टरनेटर में तुमको मैंने लिखा कि कुंडली है वो 5/6, यही पढ़ा था। कुंडली कितनी फैली हुई है और कितने डिग्री से शॉर्ट है, सारा बता दोगे। फैली है तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होती है, 180। 150 फैली है, शॉर्ट कितनी है। तुमको मैंने एक बात बताई थी कि ये तुम्हारी होगी फुल पिच और ये तुम्हारी होगी शॉर्ट पिच। ऐसा थी। फुल पिच का मतलब तुम्हारी पोल पिच और ऊपरली का मतलब हो जाएगा वाइंडिंग। अगर ये 6/6 तो फुल पिच है, और ऊपरली संख्या कम है तो शॉर्ट पिच है, और ज्यादा है तो लॉन्ग पिच है। इसका मतलब यहां भी देखो कि ऊपर वाली संख्या तुम्हारी वाइंडिंग पिच को रिप्रेजेंट करेगी, नीचे वाली फुल पिच यानी कि तुम्हारी पोल पिच को रिप्रेजेंट करेगी। अगर तुम्हारी ये दोनों बराबर है तब तो समझ लो कि वो फुल पिच है। ऊपर वाली संख्या छोटी है तो शॉर्ट पिच है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो। इसका मतलब ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या तुम्हारी हमेशा इस कुंडली का फैलाव दिखाती है कि कितने खांचे तक है। नीचे वाली संख्या तुम्हारे को यह बताती है कि तुम्हारा एक पोल से दूसरे पोल के बीच में कितने खांचे आ रहे हैं, जो पोल पिच होगी या वो फुल पिच की होगी। कि अगर फुल पिच रखेंगे वाइंडिंग को तो कितने खांचे छोड़ने पड़ेंगे। समझ में आई बात की? तो इसका मतलब जब पिच फैक्टर का फार्मूला बनेगा तो ऊपर तो तुम्हारा वाइंडिंग पिच आएगा, नीचे क्या आएगा। अब देखो, तुम्हारे पास तीन तरह की वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग का नाम है फुल, एक का नाम है, और एक का नाम है लॉन्ग। ऐसा ही देखो, फुल पिच के अंदर तुम्हारे को पता है ये दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे तो पिच फैक्टर का मान कितना आएगा, ये बात समझ में आएगी। अगर तुम्हारे पास क्या है, शॉर्ट है, तो ऊपर वाली संख्या छोटी आएगी। जैसे वो उसमें देखो 5/6 का मतलब लगभग 0.83 के आसपास आएगा। तो यहाँ इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से क्या आएगी, 1 बड़ा होगा। अगर लॉन्ग पिच है तो तुम्हारा ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, तो कितना आएगा।
समझ में आएगी बात की, याद रह जाएगा। फुल पिच, पिच फैक्टर का फार्मूला याद रखना, ऊपर वाइंडिंग पिच आएगा, नीचे पोल पिच आएगा। फिर ध्यान रखना वाइंडिंग का प्रकार कैसा है, फुल है तो एक है, शॉर्ट है तो कम है, लॉन्ग है तो ज्यादा है, याद रह जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो यहां तक दोबारा देखो, तो वाइंडिंग क्या होगा कि आर्मेचर चालकों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, या चालकों का व्यवस्थित क्रम, चालकों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वाइंडिंग। फिर ध्यान रखना वाइंडिंग होगी दो प्रकार की, एक वाइंडिंग वो होगी जो डीसी मशीन में करेंगे, एक वाइंडिंग वो होगी जो एसी मशीन में। डीसी मशीन को याद करोगे तो सारे के सारे चालक राइजर पर शॉर्ट होते हैं तो बंद है। एसी मशीन में वो स्टार में जोड़ेंगे, डेल्टा में जोड़ेंगे, वो अपने जोड़ते हैं बाद में। सिंगल फेज पंखे में कैपेसिटर जोड़ेंगे, अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ेंगे, वो अपने जोड़ते हैं बाद में, तो ओपन होते हैं टर्मिनल। फिर ध्यान रखना कि तुम्हारा जो आविष्कारक था डीसी मोटर का वो था जिनोबा ग्रामे, इसलिए उसने एक वाइंडिंग का निर्माण किया, तो उस वाइंडिंग का नाम था ग्रामे। और जो दूसरी वाइंडिंग है जिसका नाम क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा, ठीक है। और इसको रिंग वाइंडिंग भी बोल सकते हो कि इसका जो आर्मेचर होगा वो रिंग की शेप के अंदर होगा। फिर ध्यान रखना कि तुम्हारे वाइंडिंग से संबंधित देखो, जो भाग आर्मेचर के खांचे में जो फ्लक्स काटेगा, जो काम करेगा, उसको एक्टिव बोलेंगे, और जो बाहर रहेगा उसको पैसिव। एक्टिव की खांचों की संख्या 2 होगी, पैसिव की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। कोयल का मतलब क्या होगा कि जब चालक को घुमाव देकर तुम लोग जो टर्न देते हो वो तुम्हारा कोयल है, और एक कोयल में हमेशा ध्यान रखना 2 चालक होंगे। इसका मतलब Z बराबर 2T या Z बराबर 2C होगा, ठीक है। अगर ऐसे चालकों, ऐसी कोयल को तुम लोग अनेक कोयलों को सीरीज में या कैसे भी जोड़ दे हो तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, वाइंडिंग कहलाता है, ये भी ध्यान में रखना। फिर ध्यान रखना कि कुंडली का फैलाव, कुंडली का फैलाव का मतलब ये होगा कि एक कोयल होगी, उसकी पहली साइड कहाँ है और दूसरी साइड कहाँ है, उनके खांचों में दूरी कितनी है, वो तुम्हारी क्या, कोयल पिच, कोयल स्पान, वाइंडिंग पिच, ठीक है। फिर ध्यान रखना तुम्हारा है पोल पिच, दो पोलों के बीच की दूरी, या तो वो खांचों के आधार पर है, या चालकों के आधार पर, या इलेक्ट्रिकल डिग्री के आधार पर है, कि वो आर्मेचर जब एक पोल को जब दूसरे पोल पर जाएगा तो अंदर जो वेव बनेगी साइन, वो वेव कितनी दूरी तय करेगी, तो आधा चक्कर बनेगा, मतलब 180 डिग्री। उसके बाद में ध्यान रखना पिच के आधार पर वाइंडिंग 3 प्रकार, लॉन्ग पिच, शॉर्ट पिच, फुल पिच। डीसी मशीन में अगर पूछ ले तो फुल पिच। फिर ध्यान रखना कि शॉर्ट के अंदर एक फैलाव 180 डिग्री से कम, इसमें 180 डिग्री, उसमें 180 डिग्री से ज्यादा। इसमें ध्यान रखना तुम्हारा पोल पिच बड़ा होगा, इसमें बराबर होगा, उसमें वाइंडिंग पिच बड़ी होगी। फिर तुम्हारे पास है था पिच फैक्टर, ठीक है। पिच फैक्टर के अंदर तुम्हारे को याद रखना ऊपर वाइंडिंग आएगा, नीचे पोल आएगा। फुल पिच के अंदर 1 होगा, शॉर्ट पिच के अंदर 1 से कम होगा, लॉन्ग पिच के अंदर 1 से। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।